अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। इस वक्त सिचुएशन यह है कि साउथ अफ्रीका पहला ही मैच हारी पाकिस्तान से। टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तान इस वक्त टॉप 2 पर पहुंच गया है टेस्ट चैंपियनशिप के, और बड़ी बात है, बड़े अच्छे पॉइंट्स पाकिस्तान ने लिए हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक लंबे अरसे से हम ये वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान को बड़ी टीम को हराए, को अच्छी बड़ी सेटिस्फैक्ट्री जीत पाकिस्तान के हिस्से में आए, और अल्लाह ताला ने वो जीत हमें दी। इसमें अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ तो बैटिंग का रोल मेरा ये ख्याल है कि 40-45% है, और आपकी बॉलिंग का रोल 60+% है। तो हम ये मैच बॉलिंग से जीते हैं, क्योंकि बैटिंग में दोनों दफ़ा ये हुआ कि पहली इनिंग में मुस्तहकम बैटिंग थी, फिर मेयर रन्स पे 19 या 20 रन्स पे हमने कोई 5 विकेट्स गंवा दी, फिर इसी तरह सेकंड इनिंग में भी 21-22 रन पे हमने 6 विकेटें गंवा दी। तो ये जो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग थी, इसने बड़ा प्रेशर लेना था जो नहीं दिया। लेकिन दूसरी इनिंग में बाबर आजम के 42 और 41, अब्दुल्ला शफीक और 38+ जो हैं साउथ के स्कोर, उन्होंने हेल्प की पाकिस्तान को 168 करने में। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान बहुत इजीली 280, 290 या 313 या 20 तक जाएगा, क्योंकि पिच पर पाकिस्तानी बैटर्स ठीक खेल रहे थे। पर हुआ ऐसा नहीं, और इसका क्रेडिट दूसरी टीम की बॉलिंग को भी जाता है। अब रावलपिंडी में टेस्ट मैच है। रावलपिंडी के पिच के हवाले से मुख्तलिफ तैयारियां, मुख्तलिफ बातें जा रही हैं। क्या होगा पिच में, पिच बिहेवियर्स क्या है पाकिस्तान के। अंडर 19 पाकिस्तान की चल रही है, लाहौर और रावलपिंडी फाइनल में पहुंचे, बड़े अच्छे टूर्नामेंट हुआ। अच्छी चीज़ ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, लेकिन सवालिया निशान ये है कि क्या क्वालिटी क्रिकेट हो रही है डोमेस्टिक में। फिर डोमेस्टिक के पिचेस को लेके बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वहाँ पर कोचिंग स्टैंडर्ड्स को लेके बहुत बात हो रही है। पाकिस्तान की पेस लेगेसी ख़त्म होती जा रही है। पाकिस्तान को लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था, लेकिन हमारा जो खासा पेस बैटरी थी वो अब विकेट्स उस तरह लेती नहीं है, जिसकी वजह से एक लंबी चौड़ी बहस जारी है। पर शाहीन ने इस लास्ट टेस्ट मैच की लास्ट इनिंग में 4 खिलाड़ियों को, और 3 को तो एंड पर और 1 को शुरू में आउट करने के बाद ज़रा सांस भरा है हमारी फास्ट बॉलिंग में, और हमारी पेस बैटरी को एक सहारा दिया है। शाहीन ने ऐसा क्या तब्दील किया, और क्यों शाहीन की बॉलिंग में हमें काफ़ी निखार नज़र आया। और कैप्टन तक भी कह रहे हैं कि शाहीन ने खुद भी कहा कि मुझे ज़रा बॉल दें और मैं खुद बॉल करना चाहता हूँ, ये अच्छी बात है। लेकिन इशू ये है कि हसन अली को आपने खिलाया और 4 ओवर दे देते हैं, 5 ओवर दे देते हैं शाहीन को। पहले इन 2 बॉलर्स ने तो स्टार्ट में सिर्फ 9 ओवर करवाए पहली इनिंग में, फिर दूसरी इनिंग में 8.5 ओवर करवाए शाहीन ने, जिसमें 4 विकेटें ली। तो इरादा शायद उनको फिर ओवर कम करवाने का था। सेम फॉर हसन अली, लेकिन हसन अली की पेस भी उस तरह दिखाई नहीं दी, बैट्समैन को तंग भी वैसे नहीं कर पाए, स्विंग भी उस तरह जो हसन कर सकता है नहीं की। पर शाहीन ने रिवर्स स्विंग भी मारी, जिसके बाद सारी दुनिया चौंकी, और कमेंटेटर्स भी कहने पर मजबूर हुए कि शाहीन इम्प्रोवाइजेशन के अमल में, और शाहीन काफ़ी इंप्रूव कर रहा है। लेकिन क्या क्रिकेटर्स डोमेस्टिक क्रिकेट से जो दूरी रखते हैं वो अपनी इम्प्रोवाइजेशन के अमल को मुस्तहकम और मुस्तकिल कर सकते हैं? क्या वो ठीक तरीके से क्रिकेट खेलने के अहल हो सकते हैं? पाकिस्तान क्लब क्रिकेट हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो। अब ये रावलपिंडी टेस्ट है, इसमें क्या हसन अली की जगह कोई तब्दीली हो सकती है? मुमकिन स्क्वाड क्या हो सकता है? T20 का मुमकिन स्क्वाड क्या होगा? वाइट बॉल सीरीज के लिए तैयारियां शुरू हैं, और पिचेस के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पद अमली तैयार कर ली है। वो क्या कर ली है उस पर भी हम बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया, खुद साबिक क्रिकेटर भी हैं, स्पोर्ट्स एंकर भी हैं। साथ ही साथ शाकिर अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। और थोड़ी देर में, चूँकि लाहौर और रावलपिंडी का मैच था, तो लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नदीम ख्वाजा साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अवैस, पहले ज़रा हम बात करेंगे उस पहले टेस्ट मैच की। सारी की सारी विकेट्स पहली इनिंग में स्पिनर्स के हाथ रहीं। दूसरी इनिंग में सिर्फ 4 विकेटें स्पिनर ने नहीं ली, 6 विकेट्स ली नोमान ने, और फिर 4 विकेटें ली, तो 10 विकेटें यूं हो गई, और फिर साजिद ने ले ली विकेट। तो पहली इनिंग टोटल स्पिनर्स, दूसरी में मेहनत करके शाहीन आफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और खुशी यह है कि हमारी पेस बैटरी ने परफॉर्म किया ऐसी पिचेस पे जो स्पिनर पिचेस कहला रही थी। देखें, अगर आप कुछ हालिया अरसे के अंदर आप देखें तो मैं एक स्टार्ट भी पढ़ रहा था, अगर 100% में से आप देखें तो 95% आपके स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, 5%, 5 भी नहीं बल्कि उससे कम परसेंट पे आपके फास्ट बॉलिंग कहीं ना कहीं उसने रोल प्ले किया। आपने शाहीन की भी बात की, अच्छी बात लगी कि आपको शाहीन का थोड़ा सा रिवर्स स्विंग होते हुए गेंद नजर आया, क्योंकि इन विकेट्स के ऊपर
फास्ट बॉलर ज्यादा टेस्ट होते हैं, तो आप साइकोलॉजिकली आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि मैंने क्या इसके ऊपर हिकमत अपनी अपनानी है। तो अच्छी बात है कि शाहीन आपको फॉर्म में नजर आए, टेस्ट मैच जीते, सारी चीजें हैं, लेकिन लेट्स कम टू रियलिटी। अरसलान भाई, जब आप बात करते हैं क्रिकेट की, बात करते हैं, जो भी आप इंटर में भी बात कर रहे थे, आप जो एक फास्ट बॉलर की एक जो लेगेसी होती थी, जो डोमेस्टिक के अंदर जो आपके अपकमिंग फास्ट बॉलर्स हैं, यंग जनरेशन के फास्ट बॉलर्स हैं, उनको आप क्या सबक दे रहे हो? देखिए, मुझे पता है आप टेस्ट मैच जीते हो, बहुत से लोग मुझ पे भी शायद बात करें बात क्या कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी होम कंडीशंस में हो, होम कंडीशंस में आपको बेनिफिट दिया जाता है, सारे मामलात हैं। मैं कुछ प्लेयर्स के नाम नहीं लूंगा डोमेस्टिक के अंदर जो कि आपके अपकमिंग फास्ट बॉलर्स हैं, यंग जनरेशन की बात करता हूँ। उसको कहा जाता है कि आने वाले तुम वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट 4 डे क्रिकेटर या वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट अपना टेस्ट क्रिकेटर, फास्ट बॉलर आप कहलाए जाओगे। आगे से वो मुझे कहता है कि मुझे आप बताएं कि पूरे साल के अंदर आपने कितनी टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। आपने हद मारो 8 मैचेस खेलने होंगे, हद मारो 6 मैचेस खेलने होंगे। आपकी प्रायोरिटी ज्यादा क्या है? T20 क्रिकेट है। वो कहता है कि चार अपना सर ये 7 टेस्ट मैचेस के लिए कि अपने आप को मैं सिर्फ वक्फ कर दूं, उसने अपने रोजी रोटी और बाकी मामला देखना, तो कहता है कि मैं शॉर्टर फॉर्मेट है उस क्रिकेट की तरफ जाऊं जो रेगुलर बेसिस पे हो रही है। एक चीज। दूसरा, जब आप पेस बैटरी की बात करते हो, जो विकेट्स आप तैयार कर रहे हो, जब टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं, ठीक है आपको एक एज है, आप अपने होम कंडीशंस को यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन इस परफॉर्मेंस से क्या आप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत सकते हो? आप कभी भी नहीं जीत सकते। ये देखें, आप अपनी होम कंडीशंस में तो कर रहे हैं, लेकिन जब आपने अब्रॉड ट्रैवल करना है जहां पर उनकी कंडीशंस होंगी, तो फिर मुझे बताएं आपके प्लेयर्स क्या करेंगे। दूसरा, आप जब स्पिनिंग ट्रैक की बात करते हैं, ये ना देखें कि उनके प्लेयर्स फंसे हैं, आपके प्लेयर्स की खुद की परफॉर्मेंस क्या थी। ये रियलिटी की बात मैं कर रहा हूं। आप पहली इनिंग्स में भी आप उठा के देखें, अब्दुल्ला शफीक चले अनफॉर्चुनेट स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आया। इमाम की बात करूं, शान की बात करूं, नजर आया कि उसने थोड़ा बहुत इन टच क्रिकेट, लंबी फॉर्मेट क्रिकेट खेली, काउंटी खेल रहे थे, तो आपको वो स्कोर करते हुए नजर आया, क्योंकि उसके बाद विकेट नया था, क्रैक्स नहीं पड़े हुए थे। जैसे ही आपने थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर के अंदर आप आ जाए, आपकी वो एक सेट बैट्समैन का पैर टूटा, आपकी विकेट्स बहुत जल्दी गिरने फिर स्टार्ट हुई। दैट शोज की कंसिस्टेंसी कितनी है। जब आप टॉस जीते थे ना, तो बहुत लोगों ने बात की कि पाकिस्तान जो है एक स्पिनर से शॉर्टर, तब भी मैंने एक बात की थी, जितना अजहर भाई को मैं जानता हूं, आपका सबसे बड़ा जो इस वक्त वीक लिंक है वो है आपकी बैटिंग ऑर्डर। तो आप कोशिश करोगे कि मेरी ज्यादा लंबी बैटिंग हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बैटिंग कहीं ना कहीं अच्छा अवैस, जब हम जरा दूसरी। अपनी बैटिंग पर भी बात करते हैं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि खाली उनको परेशानी नहीं हुई, आपके अपने बैटर्स भी अपनी विकेट्स गंवाते रहे। बहुत सही बात। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा इस पे मजीद डिटेल बात भी करते हैं। वेलकम बैक। शाकिर, बड़ी डिटेल अवैस ने हमें सही कहा, बड़ा अच्छा एनालिसिस किया कि आपके अपने बैटर्स भी स्ट्रगल करते रहे। कब तक ऐसी पिचेस बनाते रहेंगे शाकिर? आप मैं हो गए डोमेस्टिक, आपने लंबी कवर कर ली, इंटरनेशनल क्रिकेट आप कवर कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ से हम बाहर जाते हैं उनकी पिचेस पे खेलने, तो वहां हम इतना शेक कर जाते हैं, फिर हमें समझ ही नहीं आती, हम एक ही तरह की पिचेस पे खेलने के आदी होते जा रहे हैं। देखें अरसलान, ये जो हमने अपनी डेड विकेट्स बनाने का फैसला किया था, ये कोई शौक से नहीं किया था। हमारी जो फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ थी वो अब गे वक्तों का बात लगती है। वो काफी अरसे से उस तरह का कोई स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं थी, जिसकी वजह से हम होम सीरीज तक हारना शुरू हो गए। तो फिर वो ना चाहते हुए भी मैं कहूंगा कि फैसला लेना पड़ा, क्योंकि हमें अपनी कम अज कम होम सीरीज को बचाना था। और फिर जब ये आकिब जावेद का वीएन कह लें, जब उनको ये कहा गया, तो उन्होंने उसके बाद मैंने पहली बार देखा कि विकेटों पे पंखे लगा के उनको ट्राई किया गया, अपनी कंडीशंस को फिर यूटिलाइज किया गया। उसके बाद आपने देखा कि 35 साल से ज्यादा वाले बॉलर्स हमने इंडक्ट किए, जिनको शायद अगर इतना ही उनमें स्ट्रेंथ थी तो हमें बहुत पहले उनको मौके देने चाहिए थे। डोमेस्टिक से हम लाए, साजिद खान को लाए, नुमान को लाए, और फिर आप देख लेंगे पिछले 3-4 सीरीज में हम जो अपनी जो होम सीरीज है उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक प्रेशर था जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई मैनेजमेंट थी उसको पुश किया कि अगर आपने रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं तो फास्ट बॉलिंग जो आपके पास वक्त मौजूद है उसमें वो दमखम नहीं है, वो हमारी ये जो एशियन विकेट्स हैं इसके ऊपर आपको परफॉर्म कर सके। और फिर ये फैसला मैं इसको इस तरह से भी कोई नेगेटिव नहीं ले रहा, क्योंकि आपको अपनी जरूरत के मुताबिक चीजों को एडजस्ट करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक रिजल्ट लेने के लिए ऐसे फैसले करने होंगे। लेकिन यकीनन इस फैसले के साथ साथ खदशात जरूर हैं। जब ये जो सीजन चल रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इसमें हमने 6 मैचेस जो है वो होम में खेलने हैं और 7 मैचेस अवे खेलने हैं, जिसमें 3 मैचेस आपको इंग्लैंड में जाके खेलने हैं। इस सारे सूरत में प्रॉब्लम तो हमें होगी, लेकिन कम से कम हम अपने जो 6 मैचेस हैं इनको तो किसी तरह सेव करके इनके जो 18 पॉइंट्स या 15 पॉइंट जो भी हम ले पाए वो लें, ताकि हम दौड़ में तो रहें, ताकि हम कहीं बाहर जब जाएं और कोई वहां हमें अगर हम 6 ये जीत जाते हैं और बाकी 7 में से हम 2 मैच भी जीत जाते हैं, तो मुझे लगता है हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में शामिल होंगे। तो ये पॉलिसी मेरा ख्याल है
जरूरत के मुताबिक हालात को देखकर जो है वो बनाई गई है। ग्राउंड रियलिटीज का इदराक किया गया इसमें। मसाइल जरूर हैं जो हमारी माजी की स्ट्रेंथ थी फास्ट बॉलिंग, उसमें यकीनन वो हमारे वेपन कमजोर हुए तो हमने अल्टरनेट दूसरा ऑप्शन सोचा। ये एक मजबूरी थी और मैं समझता हूँ कि हम जब आपकी कुछ चीज आपको रिजल्ट देना शुरू कर दे तो फिर आप उसके साथ स्टिक रहते हैं। और इसीलिए शायद आपने देखा कि लाहौर की विकेट, लाहौर में कजाफी में हम कितने अरसे बाद मैच जीते हैं, ये भी तो देखें, शायद 2 दहाइयों के बाद टेस्ट मैच जीते हैं हम। और उस तरह की विकेट पिंडी में तैयार की जाएगी। अब मेरे लिए ज्यादा चैलेंजिंग ये है कि हमारी बैटिंग उस तरह से क्लिक नहीं कर पा रही। खुदा न खास्ता हम लाहौर में टॉस हार जाते और हमें साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करानी पड़ती, तो वो उन्होंने भी 400 प्लस हमें पोस्ट करना था और फिर यही हाल हमारा होता है जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ है। तो थोड़ा सा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो हमें बैटिंग की तरफ जाना पड़ेगा और बैटिंग के जिम्मेदारों को, जिनको हम स्टार समझते हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनकी ये फेवरेट फॉर्मेट भी हैं, फेवरेट कंडीशंस भी हैं। अब वो जिम्मेदारियां आपको लेनी पड़ेंगी ताकि टीम में जिस तरह बॉलर्स की तरफ से, खास स्पिन बॉलिंग की तरफ से हमें एक हौसला मिला है, बैटर्स अगर कुछ उसमें 50% भी अपना कैपेसिटी जो उनका पोटेंशियल है उसका 50% भी दे जाएं तो मेरे ख्याल है हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। मैं जब पहली इनिंग्स खत्म हुई तो मैं खुद इसके बड़ा मुखालिफ था कि हमें शायद शाहीन को इस तरह की डेड विकेट्स पर जाया नहीं करना चाहिए। हमारा वो जो है वो वाइट बॉल का प्रीमियम बॉलर है, अगले साल हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन जब दूसरी इनिंग्स में जो उसने चमत्कार दिखाया, वो जो झलक दिखाई हमारी 90s की फास्ट बॉलिंग की, वो जो रिवर्स स्विंग हमें नजर आया, वो क्रैक्स होल्ड होती, सरफेस होल्ड होती, बॉल को जो उसने यूटिलाइज किया, तो थोड़ा सा हौसला जरूर हुआ। लेकिन अभी भी मैं शाहीन के हक में नहीं हूँ कि मजीद जो है वो हम इस तरह की डेड विकेट पे बहुत ज्यादा खिलाएं। हमारे पास से अपने होम कंडीशन में अगर फास्ट बॉलर का एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, क्योंकि फास्ट बॉलर को इतना लिथल अब इन कंडीशन में नहीं होंगे। उस तरफ से भी आप देखें रबादा ने मतलब 1-2 विकेट नहीं है, बड़ा बॉलर है, दुनिया में तबाही मचाता है, यहाँ नहीं चल पा रहा, तो ज्यादा थकाने की जरूरत नहीं है। शाहीन के हवाले से भी कोई फैसला हमें लेना चाहिए पिंडी में, अगर वो खेलना चाहते। आपने तो शायद ये भी सुना हो, मैं सॉरी टॉपिक को ज्यादा लंबा कर गया हूँ, कि उनको शायद जूनियर अफ्रीका के खिलाफ रश देने के हवाले से भी व्हाइट बॉल सीरीज में बातें हो रही हैं, जो मेरा ख्याल है रश देनी है उनको तो इस लॉन्गर फॉर्मेट में दें, थकाए ना उनको इन विकेट, ताकि वहां दें जहां आपके T20 वर्ल्ड कप सर पे है, आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां जाना है और अपने मेन बॉलर को आप रश दे के। इस तरह की सोच भी मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक है। लेकिन जहां तक हमारी जो अप्रोच है स्पिन बॉलिंग की तरफ शिफ्ट है फास्ट बॉलिंग का, मैं अब भी समझता हूं कि ये बाय चॉइस नहीं है, ये बाय फोर्स है। बहुत सही बात है। अच्छा, मैं ये बड़ी अच्छी बात कही। अवैस, मैं ज़रा आपका व्यूज़ पे चाहूँगा। अभी एक बात कही शाकिर ने कि शायद रेस्ट देने की बात, बड़ी अर्ली रेस्ट देने का हम जिक्र शुरू कर देते हैं। हालांकि शाहीन ने जिस किस्म की बॉलिंग की है, यही तो टाइम है कि शाहीन को आप बैक करें, खिलाते रहें। कितना कमाल की रिवर्स स्विंग, और मैं तो शाहीन से ऐसी रिवर्स स्विंग तो मैंने बहुत अरसे बाद, या मैं कहूँ मैं पहली बार प्रॉपर रिवर्स स्विंग तो मैंने अब देखी है शाहीन की। देखिए 2 चीजें हैं। शाकिर भाई ने जो बात की ना कि आप किस कंडीशन में खेले, आप खेले और लाहौर की कंडीशन में बॉल कितना यूज हो चुका हुआ था, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर जो रिवर्स स्विंग है वो कहीं ना कहीं लेटर स्टेज के अंदर जाके रोल प्ले करता है। और अच्छी बात है कि आपको बहुत अरसे के बाद आपको पाकिस्तान की पेस बैटरी के अंदर जो एक आपका चार्म होता था रिवर्स स्विंग, वो आपको नजर आया है। आपने खेलना है पिंडी की विकेट पे। ये विकेट थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे पता है कि तस्वीरें वो AI जनरेटेड चल रही थी कि पंखे लगे हैं, ये लगे हैं, लेकिन आज सच कोई अभी तक कोई कंफर्मेशन है नहीं। मेरी भी 1-2 से बात हुई थी, उसने कहा कोई आज सच कोई पंखे वहाँ लगे हुए नहीं है। तो देखने वाली बात है कि विकेट किस किस्म का तैयार होता है, क्योंकि यहाँ पर वेदर थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लाहौर। यहाँ पर जरूर मैं कहता हूँ कि दोपहर में थोड़ी सी गर्मी होती है, लेकिन उस कदरे बेहतर है जैसे लाहौर में मामला था। लेकिन जब आप इन दोनों चीज को कंपेयर करते हैं, देखिए मैंने कहा ना कि जितना अजहर भाई के साथ मैंने काम किया, जितना माइंडसेट मुझे उनका पता है, वो यही है कि वो ज्यादा कोशिश करेंगे लॉन्गर जो बैटिंग ऑर्डर है उसको साथ लेके चले, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती है। एक बेस्ट चॉइस आपके पास ये था, अगर आपको था कि इन दोनों विकेट्स की बात करें जहां पर डेड ट्रैक है, अगर आप शाहीन को नहीं खिलाना चाहते थे, आप चाहते कि डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करे, हसन अली को आप साथ रखते, खुरम शहजाद की बात हो रही है, इससे एक बेस्ट आपके पास ऑप्शन थी, वो थी आमिर जमाल की, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते, आप उससे बॉलिंग भी करवा लेते। आपने उसको पहले स्क्वाड में रखा, स्क्वाड में जाके आप फैसल अकरम आमिर जमाल को ड्रॉप करते हैं, आमिर जमाल जाके वापस डोमेस्टिक खेलते हैं, वहां जाके परफॉर्म करते हैं। फैसल अकरम की बात करूं, जिस डोमेस्टिक मैच के अंदर गया उसको खिलाया भी नहीं जाता, प्लेइंग 11 के अंदर होता भी नहीं है। ये थिंक टैंक वर्किंग आखिर किस चीज की कर रहा है? जिस वक्त आप बात करते हो कि ये हमारे प्रीमियम स्क्वाड है जो कि टेस्ट क्रिकेट के लिए सिलेक्ट हुआ है, फैसल अकरम मेरी टीम का हिस्सा रहा है, रावलाकोट हॉक्स का, मुल्तान में भी रहा है क्लोजली,
उसको वॉच भी किया, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स है, यंग स्पिनर है। लेकिन अगर मैं उसको जज करूं तो मैं कहता हूं टेस्ट क्रिकेट बहुत अर्ली उसको आप दे रहे हो, गलत कर रहे हो। आपको उसको जितना हो सकता है, उसने भी रिसेंटली जो परफॉर्म किया T20 में किया, जो पाकिस्तान शाइन्स ऑस्ट्रेलिया गया होता खेलने, उसमें उसने परफॉर्म किया अच्छा, एक रिस्ट स्पिनर आपके पास आ जाता है। लेकिन आपका एक प्राइम बॉलर है जिसको आप टेस्ट स्क्वाड के अंदर रखते हो, उसको रिलीज करते हो, तो जो डोमेस्टिक सर्किट है उसको पता होता है कि यार ये प्राइम बॉलर है, इसको प्लेइंग 11 स्क्वाड में सर्किट में मैंने रखना है, उसको खिलाते नहीं है। दूसरा, जो आपके टॉप परफॉर्मर्स थे, हम जब बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की, जो आपकी शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, मुझे ये समझ नहीं आज तक आती ना, आपके जो लड़का था हुरैरा, वो किधर गया? आपने उसको टीम में रखा कि वो उसने डबल सेंचुरी भी स्कोर की है, डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट में परफॉर्म भी किया, उसको आपने खामखा ड्रॉप किया। मुझे समझ से बाला है कि आखिर आपने किस 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 चीज पे उसको ड्रॉप किया। दूसरा, आप बात करें मीर हमजा की, आप बात करते हैं, आपके पास एक लेफ्ट आर्म अच्छा पेसर था लॉन्गो फॉर्मेट का, उसको भी आपने ड्रॉप किया। ऐसे ही आपने ताबिश के साथ किया होगा, जब उसने प्लस अपना फर्स्ट क्लास के अंदर विकेट्स लिए, लेता गया 38 या 39 की उम्र में जाके उसको डेब्यू करवाया। जब आप पे प्रेशर आया तो आपने कहा यार उसको डेब्यू करवा लो। तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उस पर आज भी हम नहीं काम कर रहे हैं। आपका वर्ल्ड कप सर पे है, अभी भी अगर मैं T20 स्क्वाड को देखूं, इतनी डिस्टर्बेंस है कि अभी भी ये कुछ चल रही थी खबरें, ऑथेंटिक है नहीं है, कि जी अपना उनको काउंटर करने के लिए स्पिन ट्रैक बनाया जाएगा इसमें T20 के अंदर भी। आप अपनी बैटिंग को किल कर रहे हो बेसिकली। आप ये ना देखो कि उनकी टीम स्ट्रगल कर रही है, आपकी टीम भी ठीक ठाक स्ट्रगल की है। उनका इतना बड़ा एक वो प्राइम था कि जिस वक्त उन्होंने महाराज को अपना ड्रॉप किया स्क्वाड से, आपको पता है मिथु को लेकर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इतना ज्यादा उसका यूजेज नहीं था पाकिस्तान टीम के खिलाफ, पाकिस्तान टीम ने उसको इतना जांचा नहीं था। और आपकी जो एक लव स्टोरी का जो एक एंगल है कि जब भी लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलता है हमेशा राइट के आगे, जब पाकिस्तानी बैट्समैन की बात करो, स्ट्रगल करते हुए आप ज्यादा नजर आ पाते हो। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी है कि आपका बैटिंग ऑर्डर भी कहीं कोलैप्स कर रहा है, तो इसको बेसिकली आप न्यूट्रल रखो। आप बहुत अच्छे। डोमेस्टिक के अंदर अभी अच्छा आ जाओ, वैसे ये आप जो बैटिंग डोमेस्टिक। ऑर्डर, मैं इस पे जरा डिटेल आज बात करनी है। एक तो सिलेक्शन, ऑन द डे सिलेक्शन की भी, टीम सिलेक्शन की भी, और ओवरऑल स्क्वाड सिलेक्शन पर भी। शाकिर, आमिर जमाल, क्या ऐसा इशू हुआ आमिर जमाल का कि हमने हसन अली को फौकियत दे दी, आमिर जमाल को रिलीज कर दिया, जबकि वो बैटिंग में भी आपका हेल्पिंग हैंड होता। जितने ओवर हसन अली से करवाएं, इससे बेटर ओवर तो आमिर कर लेता। 4 डे तो वो खेल ही रहा है बहुत लंबे अरसे से। मैं बिल्कुल बिल्कुल इस बात के साथ आपकी बिल्कुल एग्री करता हूं कि आमिर जमाल इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में बहुत बेहतर ऑप्शन था। एक तो वो एक एग्रेसिव जानदार यंग लड़का है, बिल्कुल लॉन्ग स्पेल कराने की उसमें सलाहियत है, और फिर टेल में आकर वो आपको बड़ा सहारा देने की पोजीशन में होता है, और उसने दिए भी हैं बाद कई मौकों पे। तो उसको जब हम शाहीन की बात करते हैं कि उसको ज़्यादा आप एग्जॉस्ट ना करें इस तरह की डेड विकेट्स पे, या फिर आप ऑल ऑफ सडन कहीं हसन अली को ले आते हैं, तो आमिर जमाल जो मुसलसल आपके गेम प्लान का भी हिस्सा रहा है, सर्किट में मौजूद है, खेल रहा है, तो उसको इस तरह ला के रिलीज करने की समझ नहीं है। मुझे नहीं पता वो एक कंट्रोवर्सी जो बनी थी, वो जो उसका एक असर है वो उसके साथ अभी तक चिपका हुआ है, वो खत्म नहीं हो पा रहा, या कोई और वजह है। लेकिन आमिर जमाल अभी भी मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन ऑप्शन था फास्ट बॉलिंग, अगर आपने जो इस टीम के साथ चलानी है, क्योंकि आप फिर रिलाय तो आप बहरहाल जो अपनी स्पिन अटैक है उस पर ही कर रहे हैं अपनी विकेट्स पे। लेकिन शाहीन या हसन की जगह में अभी भी पता नहीं, मेरी बात को आप एग्री करेंगे ना, कि शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की दूसरी इनिंग्स में, टेल को उड़ा के रख दिया। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ इन विकेट पे शाहीन को हम एग्जॉस्ट ना करें। शाहीन हमारे तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, तो अगर हमें अगर से खिलाना ही है टेस्ट में, तो कहीं इंग्लिश विकेट्स के लिए उसे संभाल रखें। उसकी लोड मैनेजमेंट का तकाजा है कि उसको बहुत ज्यादा उसको इस तरह के क्रिकेट वहां ना खिलाया जाए जहां शायद फास्ट बॉलर इतने हमारे लिए कारआमद नहीं है। तो आमिर जमाल एक बेहतरीन ऑप्शन है। आकिब अच्छा जावेद आज वैसे पहुंचा है जो पिंडी, बात आप शाकिर विकेट भी आप तैयार कर रहे करवा हैं, तो कोई अच्छे शाकिर फैसले। जो बात आप कर रहे हैं ये ऐसी बात है, आपने भी और हमने भी देखा कि मेन मैचेस में भी बगैर डरे बुमराह को ड्रॉप कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है, रेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि आगे उसको यूज करना होता है। वो एक मैच जीते हैं तो अगला मैच वो पिचेस देखते हैं। हमारी सिलेक्शन पिच देखकर तो होती ही नहीं, मुझे लगता है हमारी सिलेक्शन तो कॉपी पर होती है कि बस ये लड़के हैं 11 इनको पूरा करो और खिला दो। अब आप देखें एक स्पिनर कम था हमारा, ये तो लकीली शाहीन ने 4 विकेटें ले ली नोमान और साजिद के साथ मिलकर, वरना थोड़ी लंबी स्ट्रगल होती तो शायद स्कोर भी बन पाते और विकेटें भी हम कम गिरा पाते। ये भी बड़ा मसला था, हमने तो अपनी सिलेक्शन में भी गलतियां की हैं। देखिए मैं पहले बात कर चुका हूं कि अगर हम टॉस हार जाते और अगर हम पिंडी में भी टॉस हार गए और जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग कर ली, तो फिर हमें लग पता जाना है, क्योंकि बाकी वो जो बॉलर की कमी आपको फिर फील होगी। आपके पास जो है ना पहले इनिंग्स में आपको ना बॉल उस तरह का पुराना होगा, ना विकेट आपको पैचेस आपको साथ दे रहे होंगे, ये सारी सूरत हाल बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में पहली
बहुत सारी जो होता है ना फतह जो होती है वो बहुत सारी खामियां बहुत सारी कुताहियों को दबा देती है, लेकिन उन पर बात करनी चाहिए। जिस तरह आपने बात की, बिल्कुल हमें एक स्पिनर बिल्कुल शॉर्ट था, हमें बहुत जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। अगर हमने बाकी एक स्पिन पैराडाइज बनाना है, एक ट्रैप बनाना है, तो फिर हमें, मैं अभी भी कहूंगा, प्राइम फास्ट बॉलर को थकाने की जरूरत नहीं है। आप अगर प्रॉपर उस प्लान के साथ जाते हैं जो जिसके साथ स्टिक हैं काफी अरसे से अपने होम सीरीज में, तो उसको फॉलो करें और फिर अबरार की इंडक्शन या अल्टरनेट आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है अफरीदी वाला, उसको इंडक्ट करके स्पिन, अपने स्पिन ट्रैप जो अटैक है उसको मजबूत करें। और उसी से देखें अगले मैच में पिंडी में मुझे लगता है कि जनूबी अफ्रीका भी जो है वो अपने प्राइम जो स्पिनर है महाराज को साथ लाएगी और उसकी इंडक्शन मुझे लगता है होगी, और इस हालात में थोड़ा और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर वो वही बात अगर हम टॉस जीत कर उनको पहले बैटिंग दे देते तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस सारी सूरत में उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें, मेरा ख्याल है, पिंडी के लिए थोड़ा डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए पाकिस्तान के। अवैस, शाकिर की बात से मैं भी एग्री हूँ कि अगर आप एक ऐसी पिच जहाँ पर स्पिनर से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, 8 ओवर 5 ओवर ही करवाने हैं अगर आपने पेसर से, ये तो शाहीन ने मांग कर भी ओवर लिया और उसने मेहनत करके 8-9 ओवरों में 4 विकेटें निकाल दी। 8 ओवर टेस्ट में क्या होते हैं 4 विकेटें निकालने के लिए, और एज पे जहाँ पे पिच बिल्कुल डल होगी, वो बॉल पुरानी हो गई है, उसने रिवर्स स्विंग का, आप तो खुद बॉलर हैं, उसने रिवर्स स्विंग का यूज़ किया। मतलब बड़ा रेयर होता है ऐसी पिचेस पे पेसर्स का। रबादा एंड पे विकेट्स नहीं ले पा रहे थे, उनकी तरफ से भी मुथू ने विकेट ली और हार्मर ने विकेट ली। यार देखें, अभी शाकिर भाई एक बात कर रहे थे ना, अगर आप बुमराह की, शायद आपने एक सवाल आपने किया था, बुमराह की बात कर लूँ मैं, चले रबाडा की, चले बुमराह को निकालें, रबाडा की बात कर लेते हैं, एंडरसन की बात कर लूँ या मिचेल स्टार्क की बात कर लूँ। मैं उन टीम्स की बात कर रहा हूँ जो रेगुलर फॉर्मेट के ऊपर टेस्ट क्रिकेट कितनी ज्यादा खेलते हैं। आपने अगर हालिया अरसे के अंदर आप देखें तो पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच सीरीज से ज्यादा, कब टेस्ट मैच या 3 टेस्ट मैच से ऊपर कर लें, कब खेली है? बहुत ही अरसा हो गया मुझे भी सुने हुए कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज हो रही हो या ज्यादातर 4 टेस्ट मैच की सीरीज हो रही है, आप नहीं खेलते। दैट शोज कि आपकी प्रायोरिटी कितनी ज्यादा टेस्ट क्रिकेट है। ये वो बॉलर्स हैं जो कि रेगुलर लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हैं, उनके पेस लेवल और खास करके उनका जो एक रिदम जो बना हुआ है वो आपको नजर आता है। वो मजाक से कहते हैं ना कि एंडरसन की बात करें तो वो 25 ओवर तो एक दो स्पेल में डालता है, तो उसकी तो दाढ़ भी जो उनकी गीली नहीं होती, इतना ज्यादा वो टेस्ट क्रिकेट जो लॉन्गर फॉर्मेट है उसको पजराई देते हैं। हमारा मसला ये है कि हमारे जो रिसेंटली आप देख लें, चाहे शाहीन की बात कर लें, चाहे आप प्राइम बॉलर्स की बात करें, तो नसीम भी अभी जाके वो डोमेस्टिक खेल रहा है। आपके लड़कों ने डोमेस्टिक क्रिकेट आखिरी 4 डे कब खेला है? बाबर आजम आई गेस 2009 के बाद शायद, या 2019 के बाद शायद जाके वापस अपना डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलने लगे हैं। उसके अलावा इन सारी टीम के अगर अभी आप अवैस अभी खेली नहीं है। 2018 में आखिरी मैच है शाहीन का, बाबर का। ये तो रिजवान अभी गए हैं खेलने के लिए बीच में से और सेंचुरी लगा कर आए, तो फिर आपने देखा कि उनकी बैटिंग का निखार भी आया। सलमान अली आगा भी गए और सेंचुरी मार कर आए और फिर आपने उनकी बैटिंग भी देखी। तो बाबर 2018 के बाद 4 डे में नहीं उतरे अभी तक। देखिए, मैं ये तो कह रहा हूँ ना, जब आप बात करते हो कि आपने इंटेंट की बात करनी है या आपने शॉर्ट सिलेक्शंस की बात करनी है, अगर आप साउथ अफ्रीका की कंपैरिजन पाकिस्तान टीम के साथ करो, मैं लिस्ट ए कैरियर की बात कर रहा हूं, उनके लड़कों ने बहुत ज्यादा मैचेस खेले हैं। उनका एक स्पिनर है, उसने खाली 1000 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। अगर आप टोटली उसका पूरा मौजना लगाते हो तो दैट शोज के कंपटीशन लेवल और जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो कहां पर जाके खड़ी होती है। हमारा मसला यह कि हमारे जो पेस बैटरी की आप बात कर लें, अगर आपने चले बात की ना कि रिजवान ने वो गेट डोमेस्टिक में आके उसने परफॉर्म किया, यही चीज डोमेस्टिक के अंदर होती है जहां पर आपका माइंडसेट बेसिकली खुलता है, बनता है। आप अपनी खामियों पे काबू पाते हो कि यार मेरी शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी या ये मामला है, मैंने उसको कैसे ओवरकम करना है। आपने जब डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस लेना ही नहीं है उस कंपटीशन को, तो दैट शोज कि आप कितना ज्यादा आगे जाके जो 4 डे क्रिकेट है उसको अपने दिमाग में बिठा के रखा हुआ है कि मैंने उसमें परफॉर्म क्या करना है। आज बाबर की बात करें, ठीक है, अच्छी बात है, आपने आगे शॉर्ट सिलेक्शन आपकी अच्छी थी, आपने 45 शायद उसने किया है, थोड़ा एग्रेसिव भी आपको लगा कि थोड़ा सा माइंडसेट अच्छा लगा। लेकिन आप डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर को उठा के देखें, मैं बात करूंगा, मुझे पता है बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा, सलमान अली आगा डोमेस्टिक में गया, वापस आया, शॉर्ट सिलेक्शन पता लग रही थी कि उसने उसके ऊपर काम किया है। रिजवान की बात करें, आपको पता लग रहा है कि उसने काम किया। रिजवान की आपने बात की, कॉन्फिडेंस आपको नजर आया, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। लेकिन खुदारा एक चीज क्लियर कर दें, इंटरनेशनल क्रिकेट पे आप पंखे लगा के आप ड्राई विकेट करते हो, डोमेस्टिक के अंदर आप एक स्टेटमेंट जारी करते हो कि आज के बाद फ्लैट डेक विकेट्स नहीं होंगी। तो मुझे बताएं, जो फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, जो इस वक्त यंग पेस बैटरी है जो देख रही है अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में, इस सूरत हाल के अंदर तो उनको एक कब्रिस्तान ही नजर आता है ऊपर जाके, भाईजान हमारी कबर बननी है, बेहतर है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर ही रहें, टेस्ट क्रिकेट से। इसको प्लीज आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके चलें। अगर आप न्यूट्रल नहीं करेंगे, ये लॉन्गो फॉर्मेट नहीं चलने वाला।
ये 2-3-4 मैचेस के अंदर आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन जब आपके टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो भाई ये चीज, ये जो कॉन्सेप्ट आपका अच्छा, बिल्कुल नहीं एक चलेगा। चीज़, हमारे जो बैटर्स बड़ी जल्दी आउट हुए और डोमेस्टिक क्रिकेट, इस दो का आप जिक्र कर रहे हैं, तो लाहौर LCCA की मैं अगर बात कर रहा था, लाहौर ब्लूज़ ने अंडर 19 टूर्नामेंट जो हुआ वो जीत लिया, 7 विकेटों से रावलपिंडी को शिकस्त दी। रावलपिंडी अनबीटन आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त खेली दोनों टीमें, और वैसे तो खैर फाइनल तकरीबन एकतरफा था, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे लाहौर ब्लूज़ ने ये अचीव कर लिया। मैं ज़रा इस पर भी बात करूंगा, और नदीम अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, अभी जिक्र हुआ डोमेस्टिक का। शाकिर, 2018 के बाद से शाहीन भी हमें 4 डे में खेलता नजर नहीं आया, बाबर भी नहीं गया, रिजवान भी 4 डे से दूर होता चला गया। अभी जाकर ज़रा थोड़ा सा PCB ने अपनी पॉलिसी चेंज की, मैं इस पर बड़ी शाबाश देता हूँ। पॉलिसी चेंज की, थोड़ी हिम्मत की PCB ने, बड़े प्लेयर्स हों छोटे हों, सबको डोमेस्टिक खेलनी है। मैं रोहित शर्मा की या बाकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की मिसाल दूं तो आपको हैरानगी ये है कि इंजरी के बाद टेस्ट चैंपियनशिप का कैप्टन चैंपियन बवमा वापस आ रहा है, और इंडिया के जो A टीम का टूर हो रहा है साउथ अफ्रीका का, उसमें बवमा को भेजा जा रहा है। यानी आप देखें कितनी बड़ी दिल की बात है और कितनी ये आपके स्ट्रक्चर की बात है कि वो बवमा जैसा चैंपियन कैप्टन A टीम के साथ जा रहा है। आज बिल्कुल, जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात की, वो जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो फिर आपको इंटरनेशनल में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी नजर आता है। हम हमारी रैंकिंग क्या है और इंडिया की रैंकिंग क्या है आप देख लें। रिसेंटली हमारा 3 एनकाउंटर है, रिजल्ट आपके सामने है। इस सारी सूरत में जब तक आपकी नर्सरी मजबूत नहीं होगी, आपकी जो है वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, सिस्टमेटिकली प्लेयर्स ऊपर नहीं आएंगे, 2-4 परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपको टीम में जगह मिलना आसान हो जाएगी, और ये जो टेस्ट कैप है या जो नेशनल कलर है वो रेवन्यू की तरह बांटे जाएंगे, तो फिर रिजल्ट में फर्क आएगा। तो मैं इंडिया की स्ट्रक्चर की जो है वो मैं बहरहाल उनके मजबूत सिस्टम की तारीफ करनी पड़ेगी, और वो मजबूत सिस्टम इवेंचुअली इंटरनेशनल क्रिकेट में भी फिर उनके लिए वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। पाकिस्तान में आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, मुझे नहीं समझ आ रही कि हमने एक T20 सीरीज खेलनी है वाइट बॉल की, और हमने 15 दिन से जो है या 20 दिन पहले ये कैंप लगा दिया लाहौर में, और उसमें लड़कों को जो है वो एंगेज कर दिया। मैं समझता हूँ कि इतने लंबे कैंप की जरूरत नहीं थी, उन तमाम लड़कों को भेजते। ये हमारा प्रीमियर जो हमारी देखे ना डोमेस्टिक का इवेंट है, वो बड़े स्टार के बगैर खेला जा रहा है। ये लड़के अगर वहाँ कैंप लगाने के बजाय लॉन्गर फॉर्मेट या 4 दिन का जो मैचेस हैं यहाँ आके खेलते तो ये ज्यादा बेहतर होता। और फिर जिस तरह आपने भी पिछले सेगमेंट में बात भी की कि अगर रिजवान डोमेस्टिक खेल के आया तो उसने परफॉर्म किया, आगे थोड़ा लगा कि वो कुछ सीख के आया डोमेस्टिक से। आगा की परफॉर्मेंस जो T20 की कैप्टनसी और परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन था, थोड़ा सा एक बारी उसकी डोमेस्टिक में लगी, वो एतमाद वापस आया और उसको उस रंग में नजर आया कि वो जो मैच विनर या एक सेवियर के तौर पर जो है ना मैन ऑफ क्राइसिस, वो इस टेस्ट में भी नजर आया। तो डोमेस्टिक इज अ की टू सक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। को माने ना माने, हमें फोकस इस पे करना पड़ेगा, हमें इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आजकल मैचेस चल रहे हैं डोमेस्टिक के, आपको वहाँ ग्राउंड्स में जाएं, जो हालात हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, शर्म आती है यकीन मानिए बात करते हुए भी कि किस तरह कितना सीरियस ले रहा है PCB उस सारे मामले को। आप वक्ती रिजल्ट तो जरूर ले सकते हैं, कोई एक्सेप्शनल कहीं कोई टैलेंट आ गया, कहीं कोई आपका जो है वो क्या कहते हैं जुआ आपका खेला कामयाब हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग किए बगैर, अपने सिस्टम को प्रॉपर सिस्टम बनाए बगैर आप नहीं जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते। आपको कहीं ना कहीं आसाती कामयाबी तो मिल जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आएगी जब तक आप सिस्टम को, अपने आप को सिस्टम में मेरिट नहीं लाएंगे, सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे और सिस्टम को बेसिकली मजबूत करेंगे, ना कि आप शख्सियात को मजबूत करेंगे, प्लेयर स्टारडम के अंदर जाएंगे। आप देखें ना, इंडिया ने अभी रोहित और कोहली को बगैर कैप्टनसी के भेज दिया ना एक यंग लड़के के नीचे। सिस्टम, शख्सियात सिस्टम से बड़ी ना बने, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया के सिस्टम में जो फर्क है वही रिजल्ट जो है वो आपको इंटरनेशनली नजर आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव बात कही आपने कि एक सिस्टम देखें कि बड़े से बड़े प्लेयर को भी वो कहते हैं भाई नए कैप्टन के साथ जाएं, क्योंकि आप अगर कैप्टन होंगे तो आप इन्फ्लुएंस करेंगे टीम को। रीज़न ही ये थी, जो चीज़ हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रही है, आप इनके साथ खेलें, इन्हें सिखाएं। और मैंने देखा कि वहाँ पर बड़े से बड़ा प्लेयर जो है वो अंडर 17 के बच्चों को लेक्चर दे रहा होता है। ख्वाजा नदीम अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सदर हैं लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के, और बड़ी डिटेल इस पर आज डिस्कशन भी होगी। उनकी टीम जीती भी है, उन्हें मुबारकबाद भी पेश करेंगे। ज़रा डोमेस्टिक की चूँकि बात करें तो इस पर बड़ी डिटेल बात होगी। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नदीम साहब, पहले तो बहुत मुबारक हो कि आपकी टीम माशाल्लाह अंडर 19 जीती, और एक ऐसी टीम से जीती जो अनबीटन आ रही थी और बहुत अच्छा खेल रही थी, और फिर आखिरी मैच है फाइनल वन साइडेड करना नो डाउट टीम की तैयारी को साबित करता है। आपके एक प्लेयर ने 46, एक ने 56 किया, आई थिंक खिजर ने 46 किया और जहांगीर ने 56 किया, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैच को जीता। जी इसी तरह है जी, टीम ने राइट टाइम पे क्लिक किया, अच्छा खेलता हुआ आ रही थी, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर ने और स्पिनर्स ने एक राइट टाइम पे उन्होंने परफॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से टीम जो थी पिंडी की वो तो थ्रू आउट द मैच, शुरू पहले मैच से ही अच्छा खेल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राइट टाइम पे क्लिक हो गया तो सारा कुछ, तो आपको पता है कि राइट टाइम पे क्लिक करना भी इसमें टीम का ये भी एक बड़ा मैटर करता है। अच्छा नदीम साहब, जब दो तगड़ी टीमें खेल रही होती हैं तो तैयारी उनकी बड़ी मैटर करती है। अनबीटन आ रही थी रावलपिंडी और बहुत अच्छा खेल रही थी, रावलपिंडी के सारे मैचेस फॉलो किए, लाहौर के भी किए, बड़े अच्छे से आगे बढ़ रही थी। तो मैच से पहले क्या स्ट्रेटजी थी बच्चों के हवाले से, उन्हें क्या बात की गई, क्या बताया गया? और चूंकि एक तीसरे शहर में मैच था मुल्तान में, और दोनों टीमों के लिए ये अवे ग्राउंड था, होम ग्राउंड नहीं था, तो एक डिफरेंट पिच, डिफरेंट माहौल, और बिल्कुल जूनियर बच्चे हैं अंडर 19 के। जी इसमें जो हमारे कोचेज हैं, इसमें अंडर 19 के साथ तो हमारे जूनियर कोचेस लगे हुए थे। जो हमारे सीनियर कोच हैं एजाज चीमा साहब, उनसे 2 दिन पहले ही मैंने बात की थी। वो कायद आजम ट्रॉफी के साथ इस वक्त हमारी टीम के साथ हैं। उनसे मैंने कहा था कि जो दूसरी टीम है पिंडी की, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखें और आप एक जूम मीटिंग करें उनसे, बच्चों के साथ भी और अपने कोचेस के साथ भी, और उनकी वीडियोस निकालें और वीडियोस के ऊपर आप उनको काम करके दें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2 दिन पहले ये काम किया, वीडियोस भेजी और सारा हमने उसके ऊपर काम किया। जो उनकी स्ट्रेंथ थी और जो उनकी वीकनेसेस थी उसके ऊपर हमने काम किया और अल्लाह ने हमारी मदद की। अच्छा अवैस नदीम साहब भी साथ हैं और शाकिर नदीम साहब भी साथ हैं। अभी अंडर 19 जीती है माशाल्लाह, इनकी टीम जीती। हम ये शाकिर, अगर कोई ऐसी चीज़ जिस पर हम डिस्कस करें तो वो है हमारा एक ऐसा बेंच स्ट्रेंथ जो जूनियर लेवल से ऊपर आता है। अभी शाजेब आपके सामने, शिमाइल आपके सामने एक मिसाल है जिन्होंने अंडर 19 में कमाल की परफॉर्मेंसेस दी, और फिर हमने देखा कि वो बड़े सिस्टम में गायब दिखाई दिए, और शाजेब तो बिल्कुल ही गायब दिखाई दिया, हालांकि इतना कमाल बैटर है वो, इतना कंपोज। अब आके डोमेस्टिक देख रहा हूँ वो बड़ा शानदार स्कोर कर रहा है। हम अपने अंडर 19 के बच्चों को क्यों गायब कर देते हैं? कोई ऐसी कुलिया आपको समझ आता है शाकिर? देखिए अरसलान, अभी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, मैं वो कवर करने भी गया था, और वो इसमें बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट नजर आए थे। जो लग रहा था कि लड़के पाकिस्तान में आगे जाकर जो है वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस तरह आपने फास्ट बॉलर जो पेशावर ज़िल्मी से कह रहे थे, अली रजा शायद उनका नाम था वो, और एक दो लड़के ऐसे और प्लेयर थे जो लग रहा था कि वो आके सिस्टम में अगर उनको पूरा मौका दिया गया, उनको पॉलिश किया गया, तो वो लॉन्गर टर्म में पाकिस्तान को सर्व करेंगे। लेकिन बात यही है कि तरजीहात का मसला है। मैं ज़ाहिर है जो लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ये लोग हैं जिन्होंने जो है वो लोअर फॉर्मेट या जो यंगस्टर पे काम करना होता है। पीसीबी शायद उस तरह से उस पर तवज्जो नहीं देता। तो हम तो इनसे यही कहेंगे कि हमारी जो सिस्टम में खामियां हैं या जो हम पीछे जा रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, वो वजह है कि अंडर 19 लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे उस तरह से काम नहीं हो रहा, उसको उस तरह से सीरियस नहीं लिया जा रहा, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और पूरा वो एक तवज्जो नहीं दी जा रही है उस प्लेयर पे। अगर कहीं आपको कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नजर आता है तो उस पर इन्वेस्ट करें, उसको अडॉप्ट करें, उसको गोद लिया जाए। और इसलिए लिया जाए कि वो पाकिस्तान में आगे जाकर उसने सर्व करना होता है। उसने ये जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो फिर आपको देखेंगे कि टीम में आपको 50-60 चांसेस नहीं देने पड़ेंगे फिर प्लेयर को। फिर आपकी बेंच स्ट्रेंथ आपको मजबूर करेगी कि नहीं, वो तो हो गया 10-12 चांसेस के बाद एक नया जो टैलेंट है वो नॉक कर रहा होगा। इस सारी सूरत हाल में मैं उनकी टीम को मुबारकबाद भी देता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि ये और इनके साथ के जो लोग हैं वो अंडर 19 लेवल पे कम से कम लड़कों को अडॉप्ट करें और उनको जो है वो ये यकीनी बनाएं कि 1-2 परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किसी को जो है वो पाकिस्तान कलर नहीं मिलने चाहिए। उनको वहां जरा वो जो है ना उस भट्टी में इसको कुंदन बनाएं, फिर ऊपर भेजें, ताकि जाके वो पाकिस्तान में जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे तो फिर कहीं ये ना लगे कि पर्ची आई है, कहीं ना लगे कि किसी को वक्त से पहले जो है वो इंटरनेशनल डेब्यू करा दिया गया। फिर जब वो आए तो इतने पके हों तो साबित करें कि वो सिस्टम से निकल के आए। और फिर जिस तरह
अभिषेक शर्मा आया हुआ है, वहाँ बच्चा है और हमारे उसने जो हाल किए हैं सिस्टम, इस तरह की प्रोडक्ट देनी चाहिए अंडर 19 से पाकिस्तान टीम को, ताकि हमारी टीम का जो अब हाल हो रहा है, हम वर्ल्ड रैंकिंग में कहाँ जा रहे हैं, हम सिर्फ अपने स्पिन ट्रैक बना के ही जो है वो बाकी टीमों को ट्रैप कर सकते हैं। तो इस चीज से हम निकले और अब एक सीरीज। अच्छा शाकिर, जो कि मैंने अगला पूरा सेगमेंट करना है नदीम साहब के साथ और बड़े जबरदस्त डिस्कशन, तो मैं चाहूंगा एक चीज आप हमें जाते हुए बता दें, कोई ऐसी तब्दीली देख रहे हैं रावलपिंडी टेस्ट में हसन अली की जगह? मुझे लगता है कि अमर जमाल का ऑप्शन इन्हें रखना चाहिए था। मुझे नहीं पता, आज ही आकिब जावेद साहब पहुंचे पिंडी, वो इस कंडीशंस को देखेंगे, विकेट को क्या वाकई पंखे लगाए जाएंगे या कोई जो रावलपिंडी की विकेट का जो नेचुरल एसेंस है उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखा जाए कि सारे सूरत में आज शाम तक या कल तक चीजें डेवलप हो जाएंगी, क्या फैसला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमर जमाल को किसी ना किसी तरह मौका देना चाहिए। अच्छा, अब्दुल्ला की जगह आप समझते हैं कि कामरान गुलाम आना बनता है उसका, अब्दुल्ला शफीक की जगह? यार अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग्स के बदले में दूसरी इनिंग्स में बड़ा अच्छा खेले, उन्होंने इंटेंट शो किया। मैं अब्दुल्ला का फैन हूँ, आपको पता है कि मैं उसको क्लास वाइज उसकी जो बैटिंग शॉट सिलेक्शन है, जो उसके पास स्ट्रेंथ है, मैं बाबर आजम से भी समटाइम उसको बेहतर रेट करता हूँ था बैटर। अब वो थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और उसने की भी है दूसरी इनिंग्स में, तो मैं तो इसके हक में हूँ कि उसको पिंडी के टेस्ट में भी मौका देना चाहिए, ना कि इस तरह से ऑल टुगेदर ठीक है। एक मैच के लिए। शाकिर थैंक यू सो मच। अवैज भी हमारे साथ मौजूद है। नदीम साहब के साथ जरा हम चूंकि डोमेस्टिक पे बात करनी है तो नदीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट, अंडर 19 पिचेस, ग्राउंड, बच्चों की तरबियत, ये सारी चीज़ें, हमारा अंडर 19 का सेटअप या स्ट्रक्चर है क्या? नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है। नदीम साहब सर ज़रा डिस्कशन आपके साथ, चूंकि बड़े लंबे अरसे से हम डोमेस्टिक पर बात करना चाह रहे थे, आप हैं तो हमने सोचा कि इसका फ़ायदा उठाते हैं। नदीम साहब सर ज़रा शुरू करेंगे अंडर 19 अंडर 17 के स्ट्रक्चर से। आप चूंकि खुद लाहौर को देख रहे हैं, सबसे बड़े रीजन्स में से कराची लाहौर होते हैं, सर क्या स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ टैलेंट की, और टैलेंट के लिए सिलेक्शन का अमल ये क्या होता है रीजनल लेवल पे? जी मैं आपको थोड़ा सा इस पे अपना भी बता देता हूँ कि 2 साल पहले हमने अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19, ये 3 आपको पता है एज ग्रुप क्रिकेट है जो रीजनल क्रिकेट होती है, उसमें हमने इसकी सारा साल जो अंडर 15 अंडर 17 की है ना, हमने इनको सारा साल अकेडमीज लगाई है LRCA की। ये लड़के जो उसमें जो टैलेंटेड लड़के हैं, ये सारा साल उस अकेडमी में खेलते हैं और मैच खेलते हैं, इनके आपस में मैचेस भी होते हैं। ये लड़के सिर्फ ये नहीं कि वन ऑफ टूर्नामेंट कराया उसके बाद इनको छोड़ दिया, ये पूरा साल हमारे पास रहते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे लड़के हैं जो मोस्ट टैलेंटेड हैं, उनको हम LRCA स्पॉन्सर भी करती है, उनको स्टाइपेंड भी देती है पर मंथ, ताकि ये लड़के अपना खाना पीना अच्छा कर सकें। और ये जो रिजल्ट है, हमने सिर्फ अंडर 19 टूर्नामेंट नहीं जीता, हमने इस साल अंडर 15 टूर्नामेंट भी जीता है, अंडर 17 भी जीता है और अंडर 19 भी जीता है। ये तीनों टूर्नामेंट हमने जीते हैं। और उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि इनको एक महीने के अंदर अंदर टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद जो बच्चे थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते हैं, लेकिन वो सारा साल जिस तरह की क्लब क्रिकेट आपको पता है यहाँ पे हो रही है, ना होने के बराबर हो रही है, तो वो फिर दोबारा उनकी जो है ना स्टैंडर्ड्स नीचे गिर जाते हैं। इसलिए हमने पूरा साल इन बच्चों के साथ काम किया और इनकी एकेडमीज लगाई और अब तक ये बच्चे एकेडमीज में खेल रहे हैं। और इसके बाद भी ये जो इनकी टीमें बनेंगी और ये सारा साल बच्चे मैचेस भी खेलेंगे और एकेडमी में इनके ऊपर कोचेस काम भी करेंगे। एक तो ये जूनियर क्रिकेट की बात है। दूसरा जो बात, यही मॉडल जो है ना, मैंने PCB को भी कहा कि बाकी रीजन्स को भी चाहिए कि वो इन बच्चों के ऊपर इस तरह काम करें, ताकि ये हर रीजन की जो क्रिकेट है ना वो इसी तरह इंप्रूव करे जो हमने 2 साल के अंदर काम किया। अच्छा सर, अंडर 15 क्या ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर होगा? अंडर 15 के बच्चों के लिए ट्रायल ओपन रखे जाते हैं, क्या होता है, कहाँ से आते हैं, स्कूल से लाए जाते हैं? और थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं, फिर मैं ब्रेक के बाद पूरा डिटेल सेगमेंट स्कूल पर, स्कूल क्रिकेट पर, हमारी पिचेस पर, बच्चों की स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग पर, फिर लाहौर क्रिकेट एकेडमी जो LC उसके ऊपर कितना काम होता है, कोचेस कितने मेयार के हैं। ब्रेक की तरफ जाना है हमें, एक ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर बड़ी डिटेल बात करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मसला है हमारा, और यहीं पर सबसे बड़ी खराबी पैदा होती है और यहीं से सबसे ज़्यादा बेहतर हमारे लिए टैलेंट भी आता है। यानी दोनों चीज़ें हमारी रूट के साथ जुड़ी हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे ख्वाजा नदीम साहब, सदर
एलसीसी हमारे साथ मौजूद है। लाहौर क्रिकेट किस तरह से चल रही है, कैसे वहाँ से टैलेंट आ रहा है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अभी ब्रेक पर जाने से पहले काफ़ी डिटेल मैंने चीज़ें बताई थी कि इन चीज़ों पर बात करनी है। नदीम साहब, सर पहले हमें अपना स्ट्रक्चर आपने हमें बता दिया कि अंडर 15 भी आपने जीता, अंडर 19 भी, 17 भी। सर ये जो 15 है इसके लिए ट्रायल्स, ओपन ट्रायल कैसे रखे जाते हैं, बच्चों को कैसे पता चलता है ओपन ट्रायल्स हैं, और फिर स्कूल लेवल क्रिकेट का क्या हाल है? जी, स्कूल लेवल क्रिकेट तो अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया पीसीबी ने, और उसमें अभी टूर्नामेंट हुआ रिसेंटली और उसका फाइनल अभी सिर्फ जो है, बाकी 29 स्कूल से जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसका फिर फाइनल अब रह गया, जो कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में उसका फाइनल हो जाएगा। इसमें से जो लड़के अंडर 15, अंडर 17 जो लड़के स्कूल क्रिकेट में होते हैं, इनके जो परफॉर्मर्स हैं इनको हम ट्रायल्स के ऊपर लेके आते हैं। ये ओपन ट्रायल्स के ऊपर आते हैं, इनको हम, जिनकी परफॉर्मेंस होती है उनको हम, आप समझ लें कि पहले स्टेज के ऊपर इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि दूसरी तीसरी स्टेज में आके इनको जरा देखा जाए और कि कितने इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आपके ट्रायल्स हैं, ये ट्रायल्स जोन वाइज होते हैं। हमारे 3 जोन हैं, तो जोन वाइज ओपन ट्रायल होते हैं। इसमें कोई भी क्लब की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती इस एज ग्रुप के अंदर। तो हम इसको कोशिश करते हैं एक दिन में तीनों जोन्स के ट्रायल लें। तकरीबन एक जोन के अंदर अंडर 15 का 500 से 600 बच्चा आता है तकरीबन पर जोन। तो आप समझ लें कि ये तकरीबन 1500 से 1800 बच्चा जो है ना एक दिन में ट्रायल देता है। और उसका फिर एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि जब ये टीम में सिलेक्शन होती है, इसका एक पूरा, इसकी सिलेक्टर्स जो हैं इनका फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उसकी हमने जो ये हमारी प्रैक्टिस है कि हम इनकी ना फिर जोन वाइज 3-3 टीमें बना देते हैं, अंडर 15, अंडर 17 की, ताकि ये लड़के जोन वाइज आपस में मैच खेले। 10 टीमें टोटल बनती हैं और 10 टीमों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसमें से जो परफॉर्मर्स होते हैं फिर वो लाहौर की टीम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। ये हमने एक प्रोसेस रखा हुआ है जो कि हमारा पिछले 2 साल से एक सक्सेस मॉडल चल रहा है, और उसी के ऊपर हम ये अल्हम्दुलिल्लाह लेके इसको चल रहे हैं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मेरा अगला सवाल होता भी यही, और मैंने अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब से भी यही सवाल किया था कि एक दिन के ट्रायल से किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को जांचा नहीं जा सकता। वो कहीं दूर से आया हो, कहीं आउट ऑफ सिटी से भी आया हो, कहीं दूर से ट्रैवल करके, और सारा दिन का थका हो, तो उसको कभी होता है बैड डे भी होता है। यह आपने बड़ा अच्छा बताया कि परफॉर्मेंस वाइज मैचेस मिलते हैं, उसमें प्रॉपर मौका मिलता है, उससे बच्चे निकल के आते हैं। सर एक बड़ी शिकायत है नदीम साहब, विद ड्यू रिगार्ड्स, लेकिन जो बात होगी वो हमें बात पूछनी होगी कि अकरबा परवरी बहुत होती है सिलेक्शन में। फ़ोन आ जाते हैं तो कोई ताकतवर बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, कोई गरीब बच्चा रह जाता है। लेकिन चूंकि लाहौर की पोजीशन इस वक्त बहुत अच्छी है, अंडर 15 हो, अंडर 17 हो, अंडर 19 हो, तो क्या ऐसा मेक श्योर आपने किया है कि इन चीज़ों से बचा जा सके, क्योंकि परफॉर्मेंस बता रही है कि बच्चे मेरिट पे सिलेक्ट हो रहे हैं? देखें, ये सबसे मुश्किल सिलेक्शन है एज ग्रुप की, अंडर 15, अंडर 17 की। ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है। हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात इसी एज ग्रुप में आती है। पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं इन बच्चों को, इनकी सिलेक्शन के ऊपर हमें सिफारिशें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको काउंटर करते हैं, और आप देख ही रहे हैं कि काउंटर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिल रही है। जो बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पे जो मैच तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे मैच में नहीं परफॉर्म कर सकते, तो फिर हम हमारे पास बिल्कुल एक सीधी सी बात होती है कि अगर ये परफॉर्म करता तो ज़रूर आ जाता, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो हम ये किसी की जगह पे इसको नहीं खिला सकते। तो ये हमारे पास एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैचेस जो है ना परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम हमने कर दिया हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी आप समझ लें 99% जो है ना हमारा मामला इसी में हल हो जाता है। बेहतरीन। सर सिलेक्टर्स और कोचिंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से ज़रा हमें बताएं, आपके सिलेक्टर्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं, और कोचिंग जो स्टाफ है आपका वो कैसे काम कर रहा होता है, और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है, चूँकि ये वो एज है जहाँ से आपने एक बेस बनानी है। जी, बड़ी अच्छी आपने बात की है। इसमें जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, जो सिलेक्टर्स जो होते हैं वो कोचेज ही होते हैं, जो हमारे रीजनल कोच उनको फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3 जोन में कि ये यहाँ के ट्रायल्स लेंगे। वो अटैच तो हैं, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह का ह्यूमन रिसोर्स है वो हमें उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर एज ग्रुप पे काम करने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं, काम बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं पीसीबी से भी यही बात करता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है अपनी कोचेज़ की एजुकेशन पे, लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर,
और ताकि बच्चों को हम उस स्टैंडर्ड्स पे लेके आए जो इंटरनेशनली जिस पे वो काम करते हैं। तो इस पे मेरा ख्याल है कि हमें काफ़ी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कोचेज़ के ऊपर। जो जो बाकी जो हमारी है ना, ये पूरी एक टीम होती है जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट या जोन्स के प्रेसिडेंट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कोचेज भी इन्वॉल्व होते हैं। उसमें पीसीबी का मैनेजमेंट से भी एक बंदा होता है और रीजनल हेड की भी एक मॉनिटरिंग होती है कि जब सिलेक्शन हो रही होती है उसमें ये 3-4 बंदे होते हैं जो इसको देख रहे होते हैं। बिकॉज सिलेक्शन के वक्त उनकी जो शीट होती है उसके ऊपर उसकी कैटेगरी और नंबर लग रहे होते हैं कि अगर वो बैट्समैन है वो बी कैटेगरी का बैट्समैन है और उसको कितने नंबर मिले हैं, अगर वो बॉलर है वो किस कैटेगरी का बॉलर है और उसको कितने नंबर मिले हैं। तो ये सारा कुछ उसकी शीटों का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसके ऊपर फिर ये देख के उसकी सिलेक्शन होती है। अच्छा सर, एज बड़ा मैटर है कि कभी ये शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है मुख्तलिफ रीजन से कि एज ओवर एज बच्चे को खिला दिया जाता है। किस तरह मेक श्योर करते हैं कि एज रिस्ट्रिक्शन हो, और दूसरा अच्छा प्लेयर हो तो उसको अंडर एज करके, यहाँ पिंडी में हुआ है कि एक बच्चा बहुत अच्छा खेलता है, मेरे सामने उसको अंडर एज कर दिया कि ये 12 साल का है, नहीं, हालांकि वो एलिजिबल है, बहुत अच्छा खेल रहा है, मैंने उसकी गेम देखी। तो इसको कैसे मतलब इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि ओवर एज भी ना हो और अंडर एज भी ना हो? देखिए पीसीबी ने ना एक खास तौर पर ये 15 साल की जो है ना उसके लिए पहले तो अंडर 13 होती थी, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पर उन्होंने उसको अंडर 15 कर दिया पिछले साल से। और उसमें उन्होंने मिनिमम एज ग्रुप लगा दिया ताकि बच्चों के लिए, जब बिकॉज ये शहर से बाहर ट्रैवलिंग होती है, अब काफ़ी ऐसा ज़माना आ गया कि थोड़ा सा बच्चों की प्रोटेक्शन हर एक चीज़ को भी देखना पड़ता है। तो पीसीबी इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है कि हमें सारी चीज़ों को ज़रा उस पर ज़रा एहतियात करके चलें। तो दूसरा ये बात है कि जो एज मिनिमम एज है उसमें वो 13 साल तक का बच्चा, उन्होंने कहा, आपने जो बताया कि 12 साल का, तो उसको वो फिर उन्होंने एक पीसीबी की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है जो कि मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा अच्छा है तो उसको खेलना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर बात की जा सकती है उनसे। अगर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़का है और वो बहुत अच्छा है तो उसको खिलाना चाहिए। बाकी जो बात आ जाती है कि सर ओवर एज बच्चों को अक्सर खिला दिया जाता है, ये शिकायत आती है। नहीं है, अब आपका जितने भी बच्चे होते हैं ना उनकी रिस्क टेस्ट होते हैं जितने भी आते हैं, और रिस्क टेस्ट के ऊपर फिर उनका वो, और अभी जिस तरह के पिछले साल के जिनके रिस्क टेस्ट हुए अंडर 17 या अंडर 15 के, वो रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, वो उसकी बिना के ऊपर उसको लिख देते हैं कि ये 2 साल के लिए एलिजिबल है या 1 साल के लिए एलिजिबल है, और वो उस पर लिखा होता है कि ये एलिजिबल लड़का है और ये खेल सकता है। तो वो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई ऐसी इशू आ रहा है। ये तो काफी ज्यादा क्लियरिफिकेशन हो चुकी हुई है पिछले 3-4 सालों से कि जब से ये रिस्क टेस्ट को इन्होंने प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया उसमें ये चीजें दूर हो गई हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, टेस्ट क्रिकेटर जो लाहौर से खेले, बड़े नाम है, कितना इंटरेक्शन हो पाता है? एलसीसी इस पे कितना काम कर सकती है? क्या वो इस तरह टाइम देते हैं बच्चों को कि आके कोई स्पेशल लेक्चर दे दें, किसी दिन मुलाकात हो जाए? स्पेशली मैं बड़े नाम इंजमामुल हक लाहौर रहते हैं, बाकी प्लेयर्स हैं जो लाहौर रहते हैं, बाबर आजम है, तो क्या ऐसी इंटरेक्शन बच्चों के साथ करवाते हैं आप लोग? जी, हमने जब यूसुफ के साथ बड़ा एक ताल्लुक था, यूसुफ आके लेक्चर भी देता था, जो हमारी टीमें सेलेक्ट होती थी उनको मोटिवेट भी करता था। मोहम्मद यूसुफ की बात कर रहा हूँ। अभी सकलैन मुश्ताक साहब से बात हो रही है, वो हमारे लिए, उन्होंने कहा कि मैं लाहौर के लिए सिलेक्शन इस पे ये कोचिंग के लिए काम करना चाहता हूँ, और मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात लगी। उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है और उनको हमने इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में इस्तेमाल करना है। और बाकी जहाँ पे बाबर की बात आ गई और इंजमाम साहब की बात आ गई, इंजमाम साहब को भी हमने सिलेक्शन का अपना लाहौर का बहुत पहले, आज से 7-8 साल पहले हमने उनको सिलेक्शन का हेड बनाया था। उन्होंने हमारे साथ काम भी किया था और बड़ा अच्छा काम किया था। तो वो हमारे साथ इस तरह अटैच्ड रहते हैं, और वो कभी कभी जब लाहौर में होते हैं तो वो कभी टीम के अंदर खेल रही होती है तो वो आके उनके साथ बात भी कर लेते हैं। तो ये तो एक हमारा एक इस तरह का कोई ऐसा फीचर नहीं है कि हम उनको स्पेशली बुलाते हैं, लेकिन जब वो होते हैं तो वो ज़रूर बात करते हैं। अभी बाबर आजम भी हमारी टीम से दोबारा वो खेलना चाहता है लाहौर के साथ, तो जब वो टीम के अंदर होते हैं तो डेफिनेटली उनका एक अपना एक असर होता है, और वो मोटिवेशन एक एज आ मतलब उनको मेंटोर के तौर पर खेलना भी चाहिए और उनको लड़कों को सिखाना अच्छा, बाबर भी ने चाहिए। खुद ख्वाहिश जाहिर की है नदीम साहब कि मैं डोमेस्टिक में आके खेलना चाहता हूँ?
हाँ जी, बिल्कुल उसने जाहिर किया बाबर ने कि वो मैं खेलना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। अभी थोड़ी देर पहले हम इसी पर बात कर रहे थे कि 2018-19 के बाद 4 डे में बाबर नहीं उतरा और लाहौर की बजाय पहली बार वो खेला भी इस्लामाबाद से था। अब वो बड़ा प्लेयर है, लाहौर मौजूद है, तो एक बड़ा बहुत ज़बरदस्त। नदीम साहब, थैंक यू सो मच सर। सदर एलसीसी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। लाहौर ब्लूज ने 19 का टूर्नामेंट नेशनल जीता है, उनको बहुत मुबारक हो। मंडे यानी पीर के रोज़ फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।